चाइना से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है रिगार्डिंग एससीओ। चाइना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखो, ईरान का तो वेलकम है क्योंकि 2023 की जो अभी रीसेंट एससीओ समिट थी उसको इंडिया चेयर कर रहा था, वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें ईरान शामिल हुआ था। तो कह रहे हैं ईरान का तो वेलकम है, लेकिन नीड टू सेव ग्रुप फ्रॉम इंडिया, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका भारत एक फुल मेंबर है, दे वांट टू सेव फ्रॉम इंडिया। 1 मिनट प्लीज। यस, दे वांट टू सेव फ्रॉम इंडिया। नाउ अब जरा एससीओ के स्ट्रक्चर में देखिए मेंबर्स हैं कौन। मेंबर्स में कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और यहां पर देखिए ये ईरान भी शामिल हो गया है। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना को पता है कि देखो, रशिया तो वॉर में काफी ज्यादा एंगेज है, तो अब उसके रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे हैं, इकोनॉमी भी डिप्लीट हो रही है, तो लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिसेंट ईयर्स में, तो चाइना ही डोमिनेट करेगा एससीओ को। और चाइना को इस रीजन में अगर कोई काउंटर कर रहा है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है वो किसकी? इंडिया की। तो कह रहा है इंडिया को, अब एक्चुअली इंडिया ना एससीओ को बर्बाद कर देगा। अब आप कहेंगे ये कैसे कह सकता है? तो हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। एससीओ एक पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तीनों तरह के मुद्दों पर ये बात करते हैं। जैसे सिक्योरिटी को लेकर इस बार भी बात हुई थी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इन मुद्दों पर हमें साझा प्रयास करने चाहिए। 2017 में इंडिया इसका पार्ट बना, रशिया ने हमें सपोर्ट किया था। उसी समय पर पाकिस्तान को कौन ला रहा था? चाइना ला रहा था। अगर चाइना पाकिस्तान को ला रहा था, रशिया ने कहा इंडिया आप भी आइए, यहां पर परमानेंट मेंबर बनिए। हम तो बन गए, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को एससीओ में लाना ऐसा है जैसे टर्की को नेटो में लाना। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? एक्चुअली नेटो नेशंस में टर्की एक ऐसा नेशन है जो पूरी तरह नेटो नेशंस के साथ नहीं खड़ा है, यानी एक तरीके से होकर भी उनका नहीं है। तो ये कह रहे हैं इंडिया भी होकर भी हमारा नहीं है। अब देखिए, ये ना गेम ऑफ नैरेटिव होता है, किसी की बात को या किसी के इमेज को आप कैसे बिल्ड करते हैं। तो चाइना एग्जैक्टली इंडिया की इमेज को ऐसी टार्निश करना चाह रहा है। कर क्यों रहा है? क्योंकि रीजनल कॉम्पिटिटर वो इंडिया को समझता है। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। अब आप कहेंगे बर्बादी की बात कर रहा है एससीओ, मतलब इंडिया कैसे बर्बाद कर रहा है भाई? तो यहां पर चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो, चाइना का प्लान है बीआरआई, एंड बीआरआई इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोस्पेरिटी, और इंडिया बीआरआई के खिलाफ है। कह रहा है कि बाकी सब नेशंस तो हमारे साथ में बोलेंगे, लेकिन इंडिया खुले तौर पर इसका विरोध कर रहा है, जिससे कि अन्य नेशंस भी शायद बैक ऑफ कर ले। इनका कहना है कि हम एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो यानी कि ऐसे इनिशिएटिव्स जिसके थ्रू एससीओ आगे बढ़ सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, इंडिया उसमें रुकावट बन रहा है। इंडिया क्यों रुकावट बन रहा है? अरे भाई, हमारे कंसर्न्स हैं इसको लेकर। ये इनिशिएटिव्स जो हैं, अगर चाइना को ज्यादा लेवरेज दे रहे हैं और दूसरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वाई वुड बी सपोर्ट दिस? है कि नहीं? चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें इंडिया केवल चाइना को एम्बेरस करना चाहता है खुले तौर पर, इनका कहना है। और ऐसे में अब चाइनीज एक्सपर्ट्स की मांग है कि आप ऐसा करिए, एससीओ में एक एग्जिट मैकेनिज्म भी लाइए जो अभी तक ऐड नहीं हुआ था। मतलब कि इंडिया 2017 में फुल मेंबर तो बन गया, लेकिन इंडिया या कोई और देश तो बोलने के लिए कह रहे हैं, इशारा इंडिया की तरफ है, अगर किसी को एग्जिट कराना हो तो किन कंडीशनैलिटीज पर उसको एग्जिट कराया जा सकता है, और जब तक वो एससीओ का पार्ट है तो कौन से कंस्ट्रेंट उस पर लगाए जा सकते हैं। यानी कि भले ही वो कुछ इनिशिएटिव्स का विरोध करे, लेकिन अगर इतने देश तैयार हैं तो यानी कि उस इनिशिएटिव पर हम सब कोलैबोरेट करेंगे और एससीओ के प्लेटफॉर्म का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करने की सजेशन दी जा रही है। अब देखिए, इकोनॉमी कंपटीशन है, इसका एक मेन एंगल ये हो गया। कारण, क्योंकि बीआरआई के थ्रू वो करना क्या चाह रहे हैं? यूरेशिया की मार्केट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक समझ लीजिए पाइपलाइन बना रहा है बीआरआई नामक, है कि नहीं? और दूसरे देशों को डिपेंडेंट बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा है कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसकी कंपनी को मिल रहा है? चाइना की कंपनी को मिल रहा है। इंडिया इसका काउंटर कर रहा है आईएनएसटीसी से, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यानी कि इंडिया अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है इस तरीके से। तो ऐसे में यूरेशिया के टारगेट को लेकर बीआरआई बन रहा है, जो कि दूसरे की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एक आईएनएसटीसी है जिसमें कि हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को कनेक्ट करना चाहते हैं। सेंट्रल एशिया में अगर यूरेनियम है, सेंट्रल एशिया में नेचुरल रिजर्व्स हैं, सेंट्रल एशिया में मार्केट है और हमारे पास मार्केट है, तो हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेरिटी लाना चाह रहे हैं। तो अब चाइना इज लाइक कि यार ये बीआरआई इनके लिए ज्यादा लुभावना होना चाहिए, आईएनएसटीसी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर पॉइंट कनेक्ट होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर। वो कह रहे हैं कि देखो अब एससीओ के प्लेटफॉर्म का ना इंडिया इस्तेमाल कर रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो हमने कहा हाँ कर रहे हैं, तो भाई हर कोई करता है। अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पोटेंशियल है, वो हमसे फायदा ले सकता है, मुझसे फायदा ले सकते हैं, और एससीओ के प्लेटफॉर्म पर हम दोनों हैं, तो क्यों ना करें। फिर कह रहा है कि वो चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा है। हाँ, तो कारण कि भाई अगर हम उनकी मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं जिसमें चाइना ऑलरेडी अपना प्रभुत्व बना रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है चाइना इज गोइंग टू से कि अंडरमाइन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रशिया भी चाइना से पूरी तरह खुश नहीं है। यह तो वो बात है कि मजबूरी में दोस्त बनाना पड़ता है किसी को भी, बाकी आप समझ गए होंगे डॉट डॉट में। द पॉइंट हियर इज, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, पॉइंट हियर इज रशिया की सॉफ्ट बेली कहा जाता है सेंट्रल एशिया, यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये एरियाज ऐसे हैं जो शुरुआत से ही मॉस्को के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना ने यहां की मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे तजिकिस्तान की तो सुरक्षा का जिम्मा भी रशिया अपना ही मानता था, लेकिन तजिकिस्तान में भी अलग से चाइना ने इन्वेस्ट किया है फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, एक अलग से इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि तजिकिस्तान भी सुरक्षा के मामलों में रशिया की ऑर्बिट से निकलकर चाइना की तरफ जा रहा है। इन देशों को लग रहा है कि चाइना ही फ्यूचर पावर है, तो चाइना के साथ रहने में फायदा है। तो रशिया ऐसा चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो यानी कि रशिया और इंडिया दोनों ऐसा नहीं चाहेंगे कि चाइना की अम्ब्रेला के अंडर आ जाए सेंट्रल एशिया। तो यानी कि ठीक है, चाइना के साथ अभी फायदा है, यूक्रेन के वॉर में भाई पैसा भी लेना है, एनर्जी रिजर्व्स बेचने हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो रशिया इंडिया अगेंस्ट चाइना है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एशिया। इनको लगता है कि अगर काउंटर बैलेंस चाइना को करना है खुले तौर पर, तो इंडिया ही कर सकता है। तो कई बार आप खुले तौर पर किसी का विरोध नहीं करते, तो यू क्रिएट समवन, मेक समवन टू काउंटर दैट पर्टिकुलर पावर, राइट। तो एक बैलेंसिंग का काम करेगा इंडिया। रीजनल पावर डायनेमिक्स में हमें समझ में आया कि भाई एससीओ के प्लेटफॉर्म को इंडिया भी लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को लगता है कि यार ये हमारे लिए इस सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि अब इंडिया के समीकरण को भी जरा एक तरीके से संभल कर चलना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि एससीओ से इधर आते हैं, चाइना के साउथ चाइना सी में जाते हैं, चाइना के नीचे साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में 2016 में फैसला था अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कि भाई साउथ चाइना सी में ये जो एरिया है ना, जिसको आप अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बता रहे हो, ये एक्चुअली फिलीपींस का है, तो आप इस एरिया पर अपना क्लेम हटा दें। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत की मानी नहीं, कहा अरे ये तो हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ऐसे में इंडिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होना चाहिए। अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो आपके आसपास के देशों के भी इंटरेस्ट को आपको सामंजस्य बनाना चाहिए। तो इंडिया वहां पर फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना को लगता है ये देश जो साउथ चाइना सी में हमारे प्रतिद्वंदी बने हुए हैं उसको सपोर्ट करता है इंडिया, तो हाउ कैन वी एक्चुअली गिव इक्वल स्पेस टू इंडिया इन एससीओ। यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ऑथोरिटेरियन वैल्यूज का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां पर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करते हैं, लेकिन यहां पर चाइना ऑथोरिटेरियन रेजिम में विश्वास करता है। और चाइना ने तो कोविड के दौरान ये कहा कि देखो, दुनिया को मैं बताना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, पश्चिमी देश हैं, ये जो लोकतंत्र होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ये सब बकवास है, आप फोकस करो ऑथोरिटेरियन रेजिम पे। अब देखिए, ये सब बकवास है इस तरीके से तो नहीं कहा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि एक्चुअली ऑथोरिटेरियन रेजिम्स आर मोर सक्सेसफुल इन काउंटरिंग और इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, काउंटरिंग कोविड एंड इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन ये बात भी खोखली साबित हुई, क्योंकि हमने चाइना में भी देखा कि जीरो कोविड पॉलिसी से कितना नुकसान वहां की जनता को हुआ है। तो यानी कि ऑथोरिटेरियन रेजिम के जो गैप्स होते हैं वो इंडिया जो है अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से काउंटर कर रहा है। ऐसे में इंडिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस, क्योंकि यूएस और इंडिया दोनों यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर एक साथ खड़े हैं। इंडिया का कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, मोर इंपोर्टेंट रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है? इंडो पैसिफिक में जहां पर चाइना आर्म ट्विस्ट करना चाहता है आसपास की ताकतों को अपनी मिलिट्री पावर से, तो यहां पर इंडिया, यूएस,
जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही तो काउंटर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वी आर क्वेश्चनिंग व्हाट बीजिंग इज सेइंग लेजिटिमेट। जो बीजिंग कह रहा है कि ये सही है, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस है, दोनों की विचारधाराओं में गैप है। तो ऐसे में एससीओ में अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के मामले आएंगे तो जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग में इंडिया और चाइना हर जगह एक साथ तो रहेंगे नहीं, और ऐसा ही चाइना को लगता है, राइट। अब देखिए चाइना क्या डिमांड कर रहा है, मतलब क्या पर्सपेक्टिव है उसका, ठीक है। ऑफिशियल डिमांड कई बार ऐसी नहीं करेगा, लेकिन पर्सपेक्टिव के थ्रू ये मैसेज पहुंचाएगा वेरियस आर्टिकल्स, एक्सपर्ट व्यूज, थिंक टैंक्स हु आर एक्चुअली एंगेजिंग विद चाइनीज गवर्नमेंट। क्या कह रहा है, जब आप एससीओ के मेंबर हो ना इंडिया, तो आप बॉर्डर इश्यूज को भूल जाओ। भाई क्यों भूल जाए बॉर्डर इश्यूज को, कह रहे इंडिया यूएस के रिलेशन को ना आप थोड़ा बैक पर रखिए। यहां पर आप रशिया और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, इनके साथ रिलेशंस को मजबूत करिए। और यहां पर रशिया इज अगेंस्ट यूएस स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिक राइवलरी चाइना और यूएस में भी चल रही है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी ईरान और यूएस में भी चल रही है। तो कह रहे हैं यार हम सब तो वो हैं जिसकी राइवलरी यूएस के साथ चल रही है, हम सब तो वो हैं जिसके खिलाफ यूएस काम कर रहा है। तो आप जो इंडिया यूएस रिलेशन का रख रहे हैं ये तो गलत बात है। तो ऐसे में हमारा कहना है कि हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी होती है, हम आजाद देश है ना। तो ऐसे में बॉर्डर इशू होंगे उसको हम क्यों साइडलाइन करें भाई, बॉर्डर इशू है तो है, हम उस पर आपसे बातचीत करेंगे, और जहां एंगेज होना हुआ, असर्टिव होना हुआ तो असर्टिव भी होंगे। और इंडिया यूएस रिलेशन ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अब इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है रशिया के साथ, ये भी चाइना को पता है उसके लिए खतरा है, क्योंकि जब हमें ये एंगल पता है कि सेंट्रल एशिया में चाइना अपना कब्जा करता जा रहा है उनकी मार्केट में, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, तो ये बात तो भाई चाइना को भी पता है कि इससे रशिया नाराज होगा अंदर अंदर। अभी तो चलो जरूरत है उसको पैसे की, नाराज होगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में चाइना को लगता है कि ये रशिया इंडिया साथ मिलकर एससीओ में चाइना को चैलेंज करेंगे। रशिया लगातार अपनी हथियार इंडिया को बेचता रहता है, तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस भी रहती है। अब एक सरप्राइज मिला चाइना को। चाइना ने देखा था इससे पहले कई बार जब चाइना कोई बॉर्डर इशू खड़ा करता था, यानी कि एस्केलेट करता था टेंशन ऑन बॉर्डर, तो इंडिया पैसिफिस्ट पॉलिसी रखता था, यानी कि इंडिया कई बार कोशिश करता था कि शांति से इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। उस समय इंडिया कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करता था जिससे चाइना प्रोवोक हो। लेकिन जब डोकलाम विवाद चल ही रहा था, उसी समय पर इंडिया ने क्वाड को अपना लिया, क्वाड का पार्ट बन गया। तो ये एक्चुअली चाइना वाज लाइक कि ये क्या हुआ। तो ये शो करता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो असर्टिव हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, कि भाई अगर आप इसको एस्केलेट करोगे और सोचोगे कि इंडिया, आप सोचेगा यार नहीं अभी प्रोवोक नहीं करते। अरे क्यों प्रोवोक नहीं करते, प्रोवोक से क्या मतलब है, क्वाड में जाना ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये हमारी जरूरत है टू काउंटर चाइनाज you can say arm twisting policies in this area। तो यानी कि ये सरप्राइज था। अब देखिए अगर हम क्रेडिट देखें कि किसको जाता है इंडिया और यूएस को करीब लाने का, तो इन महोदय को जाता है। कारण भाई यही तो हैं जो इंडिया के साथ टेंशन को एस्केलेट कर रहे हैं। जब टेंशन को एस्केलेट करेंगे तो इंडिया और यूएस तो करीब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। डोकलाम, गालवान, दो लगातार इन्होंने ऐसे काम कर दिए, तो इसके बाद इंडिया को जरूरत थी अपनी डेटरेंस को और ज्यादा बढ़ाने की, यानी कि इतनी पावर बढ़ाने की कि अगर चाइना हम पर कुछ हमला करता है या फिर ऐसा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेट होता है, तो हमारे पास बैकिंग हो, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कोलैबोरेशन, कि चाइना को नुकसान पहुंच सके, और ऐसा नुकसान कि चाइना को लगे यार ये करने से फायदा कम था नुकसान ज्यादा था, तो ऐसे में चाइना वैसा ना करे। इसको हम कहते हैं डिटरेंस, राइट। तो यानी कि जब इन्होंने इतनी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करी बॉर्डर पर, तो ऐसे में अब हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बन गया कि हमें चाइना के खिलाफ डिटरेंस खड़ा करना है, और उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी यूएस के साथ। और तो यानी कि इनको ही तो श्रेय जाता है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं जब इंडिया ने फर्स्ट एक्सेप्ट किया था एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेटस 2005 में, तो उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे ये थे हु जिनताओ। तो इनका तो ये कहना था कि अब जो नया प्लेटफॉर्म है ना एससीओ, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया और चाइना के रिलेशंस को और बेटर करने के लिए, और जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रिजॉल्व करेंगे कुल मिलाकर। लेकिन अभी तक एससीओ एज अ प्लेटफॉर्म का ऐसे इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। इंडिया की अगर इसमें प्रेजेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक्चुअली हम इसमें कुछ नए इनिशिएटिव्स भी ला रहे हैं। हम पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट पूरे एशिया में लाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो एससीओ है ना,
ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें देश ही देखिए कौन है, रशिया, चाइना, इंडिया, एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज दुनिया की जीडीपी का करीब 20% इस एससीओ देशों से आता है। तो ऐसे में इनका कोलैबोरेशन मैटर करता है। इस बार की चेयरमैनशिप में इंडिया ने कुछ नए इनिशिएटिव्स भी इसमें स्टार्ट किए, जैसे कि स्टार्टअप एंड इनोवेशन में कोलैबोरेट करो, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोलैबोरेट करो, यूथ को एम्पावर करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लो, डिजिटल इंक्लूजन करो, और बुद्धिस्ट जो हमारी एक एंगल है सॉफ्ट पावर का, उसका भी इस्तेमाल करो। तो जो चाइना का कंसर्न है कि भाई यूएस और इंडिया मिलकर हमारे खिलाफ हैं, तो हमारा एक क्लियर मैसेज है चाइना को कि भाई इंडिया और यूएस साथ हैं। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया के डाइवर्स इंटरेस्ट कनेक्टेड हैं। हम मल्टीपोलर एशिया चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एशिया में या दुनिया में कोई भी आसपास का देश चाइना की पावर के अंडर अपने इंटरेस्ट को अंडरमाइन करे। तो अगर हम भी ताकतवर होंगे तो हम दूसरों को भी सुरक्षित रख सकेंगे, दूसरों को भी मजबूत कर सकेंगे और अपने इंटरेस्ट को भी बेटर सर्व कर सकेंगे। तो ऐसे में इट इज नॉट जस्ट अबाउट चाइना, इट इज ऑल्सो अबाउट वेरियस इंटरेस्ट विच वी हैव विद यूएस। तो इस वजह से हम यूएस के साथ हैं। और वो साथ का मतलब क्या, अलायंस थोड़ी ना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है। राइट नाउ डिस्कस द रीजंस ऑफ चाइनीज एप्रहेंशंस विद इंडिया इन एससीओ। एग्जैक्टली यही तो हमने डिस्कस किया है, यही तो आंसर है।